पाठ 9 क्रिया तथा क्रिया की व्याकरणिक कोटियाँ वर्ब एंड इट्स ग्रामेटिकल कैटेगरीज। क्रिया वर्ब। निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन अंशों पर ध्यान दीजिए। बच्चे खेल रहे हैं, बारिश हो रही थी, धूप निकल रही है। बच्चा पढ़ रहा था, मीरा एक डॉक्टर है, किताब मेज पर थी, वह बहुत पैसे वाला है, वे 4 साल से बीमार थे। वाक्य 1 से 4 तक के रंगीन अंशों से किसी न किसी गतिविधि या कार्य व्यापार का पता चल रहा है तथा वाक्य 5 से 8 तक के रंगीन अंश किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था की सूचना दे रहे हैं। व्याकरण में ये अंश क्रिया पदबंध के नाम से जाने जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि क्रिया शब्द किसी कार्यकलाप की जानकारी देते हैं या किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति या अवस्था की सूचना देते हैं। अतः क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी घटना या कार्यकलाप के होने या करने की सूचना मिलती है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का पता चलता है। क्रिया पदबंध वर्ब फ्रेज। प्रत्येक क्रिया पदबंध में 2 अंश होते हैं, मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया मेन वर्ब क्रिया पदबंध का वह अंश है जो क्रिया के मुख्य अर्थ को बताता है, जैसे जाता है, जाएगा, जा चुका है, जा रहा है आदि। सभी क्रिया पदबंधों में जाना अंश मुख्य क्रिया का अंश है जो जाने का अर्थ बता रहा है तथा जाना क्रिया के सभी रूपों में समान रूप से प्रयुक्त हो रहा है। इसी अंश को धातु भी कहा जाता है। सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब। क्रिया पदबंध में से मुख्य क्रिया या धातु को अलग करने के बाद जो भी अंश शेष बचता है वह सहायक क्रिया का अंश होता है। ऊपर के सभी क्रिया पदबंधों में से जा अंश को अलग करने के बाद बचे ता है, एगा, चुका है तथा रहा है अंश सहायक क्रिया के अंश हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, कर्म की आवश्यकता या अनावश्यकता के आधार पर तथा रचना के आधार पर। कर्म की आवश्यकता या अनावश्यकता के आधार पर क्रिया के भेद अकर्मक तथा सकर्मक। क्रिया के ये दोनों भेद इस आधार पर किए गए हैं कि क्रिया को कर्म की आवश्यकता है या नहीं, वाक्य में कर्म उपस्थित है या नहीं। इस बात से यह तय नहीं होता कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। अकर्मक होना या सकर्मक होना तो क्रिया का गुण है। सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में भी कर्म का लोप हो सकता है, पर कर्म की आवश्यकता का अनुभव करने का गुण ही क्रिया को सकर्मक बनाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वार्तालाप में मदन द्वारा कहे गए दोनों वाक्यों पर ध्यान दीजिए। सलीम, मदन तुम क्या कर रहे हो? मदन, मैं चाय पी रहा हूँ, तुम पियोगे? यहाँ मदन द्वारा कहे गए पहले उपवाक्य में चाय संज्ञा कर्म है, अतः पीना सकर्मक क्रिया हुई, किंतु दूसरे वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं है क्योंकि उसका लोप कर दिया गया है। कर्म के उपस्थित न होने से इस उपवाक्य की पीना क्रिया अकर्मक नहीं हो जाएगी। वस्तुतः दोनों ही उपवाक्यों में कर्म की आवश्यकता अनुभव करने के कारण पीना क्रिया सकर्मक है। अकर्मक तथा सकर्मक की पहचान। क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, इसकी पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया पर क्या तथा किसे या किसको प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्न करने चाहिए और देखना चाहिए कि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में वह क्रिया किसी संज्ञा की आवश्यकता का अनुभव करती है या नहीं। आवश्यकता अनुभव करने का अर्थ है क्रिया द्वारा यह कामना करना कि वाक्य में उसके साथ कोई न कोई कर्म उपस्थित हो, पर वाक्य में कर्म होगा या नहीं यह वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। वह कभी तो कर्म का प्रयोग करता है और कभी उसका लोप कर देता है। ध्यान रखिए, क्या प्रश्न के उत्तर में सकर्मक क्रिया किसी न किसी वस्तु निर्जीव संज्ञा की कामना करती है तथा किसे या किसको प्रश्न के उत्तर में किसी प्राणी सजीव संज्ञा की। जैसे प्रश्न संभावित उत्तर क्रिया का प्रकार। बच्चा लिख रहा है, क्या? कहानी, निबंध या पत्र। सकर्मक। शीला जा रही है, क्या? प्रश्न ही असंगत, अकर्मक। क्या प्रश्न के उत्तर में क्रिया जिस वस्तु या निर्जीव संज्ञा की कामना करती है वह संज्ञा मुख्य कर्म या प्रत्यक्ष कर्म कहलाती है।
तथा किसे या किसको प्रश्न के उत्तर में जिस प्राणी या सजीव संज्ञा की कामना करती है वह संज्ञा गौण कर्म या अप्रत्यक्ष कर्म कहलाती है। अब आप अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया के अंतर को आसानी से समझ सकते हैं। अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसे वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे आना, जाना, चलना, दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, मुस्कराना, उठना, बैठना आदि। देखिए उदाहरण। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं रोज सुबह दौड़ता हूँ। वह रात को 10 बजे सोती है। मेरा भाई DPS में पढ़ता है। आप उस कुर्सी पर बैठिए। सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है वह सकर्मक होती है, जैसे खाना, पीना, देखना, करना, लेना, देना, लिखना, खरीदना, बेचना, धोना, लाना आदि। सकर्मक क्रिया के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वाक्य में कर्म उपस्थित हो ही। देखिए उदाहरण। मैं फिल्म देख रहा हूँ, तुम कब देखोगे? सब लड़कियों ने गीत गाया था, तुमने क्यों नहीं गाया? मैंने थोड़ी देर पहले चाय पी थी, तुम भी पी लो। मैं पूजा के लिए फल खरीदूंगा, क्या तुम भी खरीदोगे? यहाँ सभी वाक्यों के दूसरे उपवाक्यों में कर्म उपस्थित नहीं है, फिर भी कर्म की आवश्यकता अनुभव करने के कारण सभी क्रियाएं सकर्मक हैं। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद। कुछ सकर्मक क्रियाओं को केवल एक कर्म की ही आवश्यकता होती है तथा कुछ को 2 कर्मों की। इस आधार पर उनके 2 भेद हो जाते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। एक कर्मक सकर्मक क्रिया मोनोट्रांजिटिव वर्ब। जिस सकर्मक क्रिया को केवल एक ही कर्म की आवश्यकता होती है एक कर्मक कहलाती है, जैसे धोबी ने कपड़े धोए। क्या धोए? उत्तर कपड़े, प्रत्यक्ष कर्म। नौकर ने आज काम नहीं किया। क्या नहीं किया? उत्तर काम, प्रत्यक्ष कर्म। पिताजी ने नौकर को बुलाया। किसे बुलाया? उत्तर नौकर को, अप्रत्यक्ष कर्म। पुलिस ने चोर को पकड़ा। किसे पकड़ा? उत्तर चोर को, अप्रत्यक्ष कर्म। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया डाइट्रांजिटिव वर्ब। वाक्य को पूरा करने के लिए कुछ सकर्मक क्रियाएं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों कर्मों की आवश्यकता का अनुभव करती हैं। ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे माँ बच्चे को मिठाई दे रही है। उपर्युक्त वाक्य में मिठाई प्रत्यक्ष कर्म है तथा बच्चा अप्रत्यक्ष कर्म, तथा देना क्रिया को 2 कर्मों की आवश्यकता होने के कारण इस वाक्य की क्रिया द्विकर्मक है। देखिए अन्य उदाहरण। पिताजी ने पड़ोसी को सोफा बेचा। क्या बेचा? सोफा। किसे? पड़ोसी को। मैंने सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। क्या खरीदा? सब्जी। किससे? सब्जी वाले से। उसने भाई के लिए एक कमीज ली। क्या लिया? कमीज। किसके लिए? भाई के लिए। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया की रचना किस प्रकार की है, इस आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। संयुक्त क्रिया कंपाउंड वर्ब। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संयुक्त क्रिया की रचना 2 सरल क्रियाओं के योग से होती है, जैसे आ जाना, कर लेना, सो जाना, देख लेना, भेज देना, उठ जाना, धो देना, बुला लेना, मार डालना आदि। संयुक्त क्रिया की पहली क्रिया से ही क्रिया के मुख्य अर्थ का पता चलता है, जैसे आ जाना में क्रिया का मुख्य अर्थ आना ही है, जो पहली क्रिया आ से निकल रहा है। संयुक्त क्रिया की पहली क्रिया को प्रधान क्रिया कहा जाता है। संयुक्त क्रिया की दूसरी क्रिया 2 काम करती है, अपना अर्थ पूरी तरह छोड़ देती है। आ जाना में जाना ने अपना अर्थ छोड़ दिया है। आ जाना का यह अर्थ नहीं है कि पहले कोई आया और फिर चला गया, तथा पहली क्रिया के अर्थ में तरह तरह की अर्थ छटाओं के रंग भर देती है, जिससे एक ही प्रधान क्रिया से बनी संयुक्त क्रियाओं के अर्थों में सूक्ष्म अंतर आ जाता है। इसे रंजक क्रिया कहते हैं, जैसे मेहमान आ गए, आना जमा जाना। मेहमान आ टपके, आना जमा टपकना। मेहमान आ धमके, आना जमा धमकना। मेहमान आ पहुँचे, आ जमा पहुँचना। इन वाक्यों की चारों संयुक्त क्रियाओं का मुख्य अर्थ तो आना ही है, पर चारों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर है। अर्थ का यह अंतर दूसरी क्रिया अर्थात रंजक क्रिया के कारण ही है।
इस तरह संयुक्त क्रिया की रचना को इस प्रकार दिखाया जा सकता है। संयुक्त क्रिया, प्रधान क्रिया, रंजक क्रिया। सामासिक या समस्त क्रिया। समस्त क्रिया भी दो क्रियाओं के मेल से बनती है। समस्त क्रिया में दोनों क्रियाएं द्वंद्व समास के रूप में मिलती हैं। समस्त क्रिया के अंतर्गत मिलने वाली दोनों क्रियाओं या धातुओं के अर्थ बने रहते हैं। जैसे वह लिख पढ़ सकती है, वाक्य का अर्थ है कि वह लिख भी सकती है तथा पढ़ भी सकती है। अन्य उदाहरण देखिए, वह चल फिर लेता है, वह उठ बैठ नहीं सकता, वह थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेता है। इन सभी वाक्यों की क्रियाओं की रचना दो क्रियाओं, धातुओं के समास से हुई है तथा दोनों क्रियाएं अपना अपना अर्थ बनाए हुए हैं। मिश्र क्रिया, कॉम्प्लेक्स वर्ब। मिश्र क्रिया की रचना मूल क्रिया के प्रारंभ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जोड़कर की जाती है। अर्थात मिश्र क्रिया का पहला अंश संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होता है तथा दूसरा अंश क्रिया। जैसे संज्ञा जमा क्रिया, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, स्मरण करना, कष्ट करना, रिश्वत लेना, गोता मारना, याद आना, दर्शन करना आदि। सर्वनाम जमा क्रिया, अपना लगना, पराया लगना, ऐसा लगना, वैसा लगना आदि। विशेषण जमा क्रिया, अच्छा लगना, बुरा लगना, प्यारा लगना, सुंदर लगना या दिखाना, गर्म करना या लगना, ठंडा लगना। प्रेरणार्थक क्रिया, कॉजेटिव वर्ब। प्रेरणार्थक क्रिया को समझने के लिए चलाना क्रिया के निम्नलिखित दो प्रयोग देखिए। लड़की मशीन को चलाती है, लड़की बच्चे को चलवाती है। वाक्य एक की चलाना क्रिया सकर्मक क्रिया है क्योंकि मशीन उसका प्रत्यक्ष कर्म है, परंतु वाक्य दो में बच्चा प्रत्यक्ष कर्म नहीं है। हम जानते हैं कि लड़की मशीन को तो हाथ से स्वयं चला सकती है, पर दूसरे वाक्य का अर्थ है कि लड़की बच्चे को चलने के लिए प्रेरित करती है, जिससे बच्चा चलने का कार्य स्वयं पूरा करता है। ऐसी क्रियाएं जिनमें पहली संज्ञा दूसरी संज्ञा को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। हिंदी में दो तरह की प्रेरणार्थक क्रियाएं मिलती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक। मूल क्रिया के मध्य में आ प्रत्यय जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक तथा वा प्रत्यय जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक बनाई जाती हैं। जैसे चलना क्रिया से चलाना प्रथम प्रेरणार्थक है तो चलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। नीचे की तालिका में अकर्मक तथा सकर्मक से विकसित कुछ प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण दिए जा रहे हैं। अकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक आ प्रत्यय जोड़कर, द्वितीय प्रेरणार्थक वा प्रत्यय जोड़कर। रोना, रुलाना, रुलवाना। चलना, चलाना, चलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। उठना, उठाना, उठवाना। हंसना, हंसाना, हंसवाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। बैठना, बिठाना, बिठवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। खेलना, खिलाना, खेलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। काटना, कटाना, कटवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। सीखना, सिखाना, सिखवाना। बेचना, बिकवाना। पढ़ाना, पढ़वाना। खरीदना, खरीदवाना। बुलाना, बुलवाना। सकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया में अंतर। वाक्य की संरचनाओं को देखने पर सकर्मक क्रिया तथा प्रेरणार्थक क्रिया विशेष रूप से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वाले वाक्यों की संरचना जैसी प्रतीत होती है। जैसे यह या वह तथा उसके विविध रूप निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में। मदन पतंग उड़ा रहा है, उड़ाना क्रिया सकर्मक। मदन तितली उड़ा रहा है, उड़ाना क्रिया सकर्मक। अब निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए आपको यह बताया गया था कि क्रिया पर क्या प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न करके देखिए। इस प्रश्न के उत्तर में क्रिया जिस संज्ञा की अपेक्षा करती है वह संज्ञा उस क्रिया का प्रधान या प्रत्यक्ष कर्म कहलाती है और कर्म की अपेक्षा करने के कारण वह क्रिया सकर्मक होती है।
इस आधार पर यदि हम ऊपर के दोनों वाक्यों की क्रियाओं पर क्या शब्द से प्रश्न करते हैं तो पहले वाक्य के उत्तर में हमें पतंग संज्ञा प्राप्त होती है तथा दूसरे वाक्य के उत्तर में तितली संज्ञा प्राप्त होती है। इस तरह यह भ्रम हो सकता है कि दोनों वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं। सकर्मक क्रिया की संकल्पना स्पष्ट कराते समय आपको यह भी बताया गया था कि क्या प्रश्न के उत्तर में क्रिया जिस संज्ञा की अपेक्षा करती है, अर्थात क्या प्रश्न के उत्तर में जो संज्ञा प्राप्त होती है वह निर्जीव होनी चाहिए। इस तरह आप देख सकते हैं कि पहले वाक्य की पतंग संज्ञा तो निर्जीव है, लेकिन दूसरे वाक्य की तितली संज्ञा सजीव है। अतः पहले वाक्य की पतंग संज्ञा प्रधान कर्म है और इस वाक्य की उड़ाना क्रिया सकर्मक है, लेकिन दूसरे वाक्य की तितली संज्ञा सजीव होने के कारण कर्म नहीं है, अतः दूसरे वाक्य की क्रिया सकर्मक नहीं है। तब प्रश्न उठता है कि दूसरे वाक्य की क्रिया किस भेद के अंतर्गत आती है। हमें यहाँ यह सोचना होगा कि तितली उड़ाने का क्या अर्थ है। वस्तुतः तितली को पतंग की तरह डोर में बांधकर नहीं उड़ाया जा रहा। तितली उड़ाने का अर्थ है कि मदन ताली बजा रहा है और तितली स्वयं उड़ रही है, या मदन डाली हिला रहा है और तितली स्वयं उड़ रही है, या मदन कुछ ऐसा कर रहा है जिससे तितली स्वयं उड़ रही है। वास्तव में देखा जाए तो मदन तितली को उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है और तितली स्वयं उड़ने का कार्य कर रही है। ऐसे वाक्य जिनमें एक सजीव संज्ञा दूसरी सजीव संज्ञा को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उस प्रेरणा के फलस्वरूप दूसरी संज्ञा उस कार्य को स्वयं संपन्न करती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। एक बात का और ध्यान रखिए कि अकर्मक तथा सकर्मक दोनों ही क्रियाएं मूल क्रिया बेसिक वर्ब्स हैं। इनके अलावा जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे संयुक्त क्रिया हो, मिश्र क्रिया हो अथवा प्रेरणार्थक क्रिया हो, वे इन्हीं मूल क्रियाओं से व्युत्पन्न डेराइव की जाती हैं। अतः व्युत्पन्न क्रियाएं डेराइव्ड वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के मेल से व्युत्पन्न, लिख लेना लिखना तथा लेना के मेल से व्युत्पन्न, कर देना करना तथा देना के मेल से व्युत्पन्न, सो जाना सोना तथा जाना के मेल से व्युत्पन्न। मिश्र क्रिया संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण तथा किसी क्रिया के मेल से व्युत्पन्न। भूख लगाना नींद आना, संज्ञा तथा क्रिया। अपना लगना सर्वनाम तथा क्रिया। अच्छा लगाना बुरा लगाना, विशेषण तथा क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मूल अकर्मक या सकर्मक क्रिया तथा प्रत्यय। चलना जमा आ या वा, चलाना चलवाना। अकर्मक क्रिया तथा प्रत्यय। लिखना जमा आ या वा, लिखना लिखवाना। सकर्मक तथा प्रत्यय। इस तरह सकर्मक क्रिया जहाँ मूल क्रिया है, वहीं प्रेरणार्थक क्रिया व्युत्पन्न होती है। नामिक क्रिया। संस्कृत के वैयाकरणों ने संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों को नाम कहा था। संस्कृत में नाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़कर अनेक क्रिया शब्द बनाए जाते थे तथा ऐसी क्रियाओं को नामिक क्रिया या नाम धातु क्रिया कहा जाता था। चूंकि हिंदी प्रत्यय प्रधान भाषा नहीं है, अतः हिंदी में कुछ गिनी चुनी नामिक क्रियाओं के ही उदाहरण मिलते हैं। देखिए कुछ उदाहरण। शब्द नामिक क्रिया। संज्ञा शब्द लालच ललचाना, गप गपियाना, झूठ झुठलाना, हाथ हथियाना, शर्म शर्माना, टक्कर टकराना। सर्वनाम शब्द अपना अपनाना। विशेषण शब्द गरम गरमाना, लंगड़ा लंगड़ाना, चिकना चिकनाना, साठ सठियाना।